नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपने इस YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज हम सामान्य हिंदी में जो हमारा अगला टॉपिक है, प्रकरण है, वो है सर्वनाम का। इस सर्वनाम से दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं और जितने भी प्रकार के प्रश्न बनते हैं वो हम आपके साथ बतलाएंगे, स्पष्ट करेंगे। इस टॉपिक से क्या होता है, जो विभिन्न हमारे शब्द हैं, शब्द रूप हैं, वो चाहे संज्ञा हो, चाहे सर्वनाम हो, चाहे विशेषण हो, उससे कनेक्टिविटी करके भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आइए जुड़ते हैं सर्वनाम के साथ। सर्वनाम को अगर हम देखें कि सर्वनाम वास्तव में क्या है, जैसे अगर एक वाक्य में लिखें कि रीता पढ़ती है, ये वाक्य मैंने छोटा सा लिख दिया, रीता पढ़ती है, और एक मैंने वाक्य और लिख दिया, रीता एक सुंदर लड़की भी है। ये वाक्य मैंने लिख दिए दो, कि रीता पढ़ती है, रीता एक सुंदर लड़की भी है। अब अगर हम आपसे कहें कि एक यहाँ पे रीता ये शब्द लिखा है और एक रीता ये शब्द लिखा है, लेकिन मान लो इसी को पैराग्राफ में लिखना है ना, इसे और लिखना आ जाए, तो क्या करेंगे, बार बार एक ही संज्ञा का नाम लेना क्या होता है, अच्छा नहीं लगता है। अच्छा का तात्पर्य ये है कि एक वाक्य में जब एक ही संज्ञा बार बार आती है तो वाक्य का जो स्ट्रक्चर है उसमें क्या होता है, व्यवधान आने लगता है, यानी कि एक शब्द की रिपीटिशन आने लगती है, जिससे क्या किया जाता है कि संज्ञा के स्थान पर पहली बार तो संज्ञा प्रयोग की जाती है, बाद में इसके लिए मान लो मैंने शब्द वह का प्रयोग कर दिया, तो वह एक सुंदर लड़की है, वह विद्यालय जाती है, तो कौन सी होगी संज्ञा रीता ही थी, और इसके स्थान पर मैंने शब्द क्या स्पष्ट कर लिया, वह। तो ये जो शब्द आ जाते हैं वो क्या होते हैं, सर्वनाम कहलाते हैं। अर्थात अगर आपसे हम कहना चाहें तो आप ये कह सकते हैं, सर्वनाम का मतलब होता है सबका नाम। इसका शाब्दिक अर्थ अगर हम देख लें तो क्या हो जाएगा दोस्तों, तो सबका नाम हो जाएगा। इस सबके नाम से तात्पर्य क्या है, अर्थात जो संज्ञा के स्थान पर आए क्या हो जाएगा, जो संज्ञा के स्थान पर आए वो क्या हो जाएंगे, हमारे सर्वनाम कहलाएंगे। ये तो मैंने बात कर ली का है कि सर्वनाम की, आपको मैंने ये स्पष्ट कर दिया कि सर्वनाम का प्रयोग क्यों करते हैं, वाक्य में निरंतरता बनी रहे, वाक्य क्या जो स्ट्रक्चर है वो अच्छा रहे, इसलिए हम कहे का प्रयोग कर लेते हैं, एक संज्ञा की रिपीटिशन ना हो बार बार, इसलिए हम क्या करते हैं, सर्वनाम का प्रयोग कर लेते हैं। अगर यहीं पे हम कहें आपसे कि सर्वनाम में अगर देखा जाए कि सर्वनाम कितने होते हैं, एक प्रश्न बन जाता है कि सर्वनाम कितने होते हैं, तो सर्वनाम की जो संख्या होती है वो 10 होती है, 11 होती है दोस्तों। कितनी होती है सर्वनाम की संख्या, तो सर्वनाम जो हमारे होते हैं इनकी जो संख्या वो कितनी है, तो 11 है। कितनी है, तो 11 है, यानी 11 सर्वनाम होते हैं। अगर हम आपसे कहें कि कौन कौन से वे हैं, तो आप ये कह सकते हैं, मैं क्या हो जाएगा, मैं हो जाएगा, तू हो जाएगा, आप हो जाएगा, यानी कि मैं, तू, आप। इसी तरह से यह, वह, जो, सो, मैं, तू, आप, यह, वह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन। तो ये क्या है, सर्वनाम है, कोई, कुछ, कौन। और लास्ट में जो हमारा हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, यानी कि मैं, तो, आप, यह, वह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन, क्या। इनका यही क्रम है। ऐसे ही वाक्य को पढ़ लेंगे जहाँ पे हमने दबाव ज़्यादा दिया, आप ज़्यादा देंगे, मैं, तू, वह, आप, या, वह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन, क्या। ये एक सेंटेंस बन गया। इसको आप इसी भाषा में याद कर लेंगे तो हमेशा ये रहेगा कि सर्वनाम कितनी होते हैं, तो कितनी होती है, इनकी संख्या 11 होती है। ये कई बार परीक्षा में पूछा गया है, तो सर्वनाम की संख्या कितनी होती है, तो 11 होती है। कौन कौन से होते हैं, तो मैं, तू, आप, या, वह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन, क्या। तो ये हो गई सर्वनाम की संख्या। अब अगर हम देखें कि सर्वनाम, मैंने आपसे बतलाया था कि जो विकारी शब्द होते हैं वो कारक के साथ बदल जाते हैं। तो आपको मैंने कारक 8 पढ़ाए थे कि हिंदी में कारक कितने होते हैं,
8 होते हैं, लेकिन ये 8 कारक के साथ मेल नहीं खाते हैं, 8 कारक के अनुसार बदलते नहीं हैं। ये जो होता है संबोधन कारक, कौन सा कारक? संबोधन कारक। संबोधन कारक के साथ परिवर्तित नहीं होता है, परिवर्तित नहीं होता है। क्यों परिवर्तित नहीं होता है संबोधन कारक के साथ? क्योंकि संबोधन की जगह पे जो आता है वो क्या होती है? संज्ञा होती है, और ये परिवर्तित नहीं हो पाती है, इसलिए क्या होता है? संबोधन कारक में छोड़कर से 7 कारकों में सर्वनाम परिवर्तन देखने को मिलेगा आपको, लेकिन 8वां जो कारक है संबोधन कारक, उसमें सर्वनाम को लेकर परिवर्तन नहीं होता है। तो अगर कभी प्रश्न आपके सामने आ जाए कि निम्नलिखित में से किस कारक के साथ सर्वनाम में परिवर्तन नहीं होगा, तो वो कारक कौन सा हो जाएगा दोस्तों? तो कौन सा हो जाएगा? तो संबोधन कारक हो जाएगा। कि संबोधन कारक के साथ कोई परिवर्तन नहीं होता है। ये मैंने बात कर ली सर्वनाम क्या है, शाब्दिक अर्थ की बात कर ली, परिभाषा की बात कर ली, सर्वनाम की संख्या की बात कर ली, कारक कौन से हैं, किसमें चेंजिंग होती है, तो 7 कारकों के अनुसार चेंज हो जाती है। 8वें कारक संबोधन कारक के साथ चेंजिंग नहीं होती है, क्योंकि यहाँ पे जिस शब्द को आप कहते हो संज्ञा होती है और इस संज्ञा में परिवर्तन नहीं होता है, इसलिए क्या बन जाता है हमारा कि संबोधन कारक में सर्वनाम के साथ परिवर्तन नहीं होता है। तो होता कितने में है? तो 7 में होता है। अब हम बात करेंगे कि सर्वनाम कितने भेद हैं, सर्वनाम के भेद क्या क्या हैं। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, है ना। देखिए सर्वनाम के भेद, सर्वनाम के भेद अगर हम देखें सर्वनाम के भेद कितने होते हैं, तो दोस्तों 6 होते हैं। भेद कितने होते हैं दोस्तों? तो 6 होते हैं। यानी कि वर्तमान में जो भेद हैं या प्रकार है वो सर्वनाम की कितनी है? 6 हैं। और अगर हम यहीं पे स्पष्ट करना चाहें आपसे कैसे आप इनको स्पष्ट करेंगे, तो देखिए एक एक को हम आपके सामने स्पष्ट करेंगे। 3 हो गए, 4 हो गए, 5 हो गए, 6 हो गए। पहला होता है पुरुषवाचक सर्वनाम। पहला दोस्तों क्या होता है? पुरुषवाचक। पुरुष है तो फिर निश्चित होगा, यानी कि निश्चय हो जाएगा, निश्चयवाचक हो जाएगा। निश्चय है तो क्या बन जाएगा दोस्तों? अनिश्चय बन जाएगा। अनिश्चयवाचक हो जाएगा, अनिश्चयवाचक, है ना। तो निश्चयवाचक अनिश्चयवाचक हो गया। अनिश्चय है तो फिर आप प्रश्न पूछेंगे, तो प्रश्नवाचक बन जाएगा। क्या बन जाएगा? प्रश्नवाचक बन जाएगा। प्रश्न है तो कोई ना कोई भाव निकलेगा, कुछ ना कुछ निकलेगा, तो उसे आप ये कह सकते हैं कि निज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो निजवाचक हो जाएगा, निजवाचक हो जाएगा। और निज है अपना, अपना है तो फिर अपना, अपना है तो पराया भी होगा, पराया है तो क्या बन जाएगा? संबंधवाचक। क्या बन जाएगा दोस्तों? संबंधवाचक। क्या बन जाएगा? तो संबंधवाचक। यानी कि आपको याद रखना हो तो ऐसे याद रखेंगे। पुरुषवाचक है, पुरुष है तो निश्चित है, निश्चित है तो अनिश्चित भी होगा, अनिश्चित है तो प्रश्न भी पूछेंगे, प्रश्न है तो अपना अपनी हो जाएगा। अगर ये ऐसा अपना है तो पराया भी होगा, यानी कि दोनों के बीच जो रिलेशन होगा उससे क्या निकल जाएगा? तो संबंध निकल जाएगा। इस आधार पे आप कह सकते हैं कि सर्वनाम कितने हो गए? तो सर्वनाम के भेद कितने हो गए? 6 हो गए। अगर हम देखें कि पुरुष का मतलब क्या होता है, जब व्यक्ति के लिए, है ना, व्यक्ति के लिए कोई सर्वनाम प्रयोग किया जाता है तो वो क्या कहलाता है? पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाता है। अगर यहाँ पर हम देखें तो पुरुषवाचक के भी कितने हैं? तो 3 तरह का होता है। कितने तरह का होता है? तो 3 तरह का होता है। पहला होता है उत्तम, उत्तम पुरुष। दूसरा होता है मध्यम पुरुष, मध्यम पुरुष। और तीसरा जो हिंदी में होता है पुरुषवाचक का भेद, वो होता है अन्य पुरुष। क्या होता है? तो अन्य पुरुष होता है। संस्कृत में ऐसा नहीं होता है ना। उत्तम, मध्यम हिंदी में अन्य होता है, लेकिन संस्कृत में ऐसा नहीं होता। संस्कृत में बदले होते हैं, तो आपको हिंदी के साथ संस्कृत नहीं जोड़ना है, नहीं तो फिर गलत हो जाएगा। तो सर्वनाम यहाँ पे हो गया उत्तम, मध्यम और अन्य। यानी कि पुरुषवाचक जो सर्वनाम है इसके 3 प्रकार बन सकते हैं। उत्तम पुरुष को अगर हम देखें तो इसे वक्ता कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? तो वक्ता कहा जा सकता है। और जो वक्ता होता है वो 2 तरह से प्रयोग होगा, या तो वो लिख कर प्रकट कर रहा होगा, लिख कर सर्वनाम का प्रयोग कर रहा होगा, या तो पढ़कर, है ना। लिख कर या पढ़कर अगर प्रयोग हो रहा है कोई सर्वनाम, तो क्या हो जाएगा? उत्तम पुरुष हो जाएगा, अर्थात वो वक्ता का रूप ले लेगा। मध्यम पुरुष है तो मध्यम पुरुष क्या होगा? जिससे आप बात करें, जो सामने वाला है ना। जैसे इसे कैसे समझेंगे? एक व्यक्ति ये है, एक व्यक्ति ये है और कोई तीसरा व्यक्ति ये है, यानी कि ये व्यक्ति बोल रहा है, सामने वाले से बात कर रहा है, जिससे ये बात कर रहा है ये वक्ता हो जाएगा। और जो सुन रहा था सामने वाले की बात, अर्थात तो मध्यम, माध्यम था, है ना, बीच का, तो मध्यम हो जाएगा। यानी कि सुनने वाला क्या बन गया? मध्यम बन गया। और जिसके बारे में ये बोल रहा था वो क्या हो गया?
वो हमारा हो गया कौन सा, अन्य पुरुष हो गया। आपको ऐसे ही समझना है कि जो व्यक्ति बोल रहा था किसी के बारे में वो वक्ता है, और जिसके बारे में बोल रहा था वो हो जाएगा अन्य पुरुष, और जिससे बोल रहा था वो क्या हो जाएगा, तो मध्यम पुरुष हो जाएगा। तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है कि उत्तम पुरुष में क्या होता है, वक्ता होता है, और यहाँ पे जो वक्ता होता है वो दो तरह से होता है, तो बोलने वाला होगा, है ना, मैंने पढ़ना लिखा है यहाँ पे, आप ये भी लिख सकते हैं, बोलना क्या लिख सकते हैं, बोलने वाला या पढ़ने वाला, है ना, पढ़ने वाला या बोलने वाला, और दूसरा क्या होगा, लिखने वाला या लिख कर जो प्रकट हो सर्वनाम, है ना। तो अगर साधारण शब्दों में करते आपको और शॉर्ट करने की कैसे याद रखेंगे, तो आप ऐसे ही याद रखेंगे, यानी कि एक हो जाएगा बोलने वाला, वक्ता होता है, और क्या हो जाएगा, तो लिखने वाला, नहीं बोलता होगा तो लिखने वाला, ये क्या हो जाएगा दोस्तों, तो उत्तम पुरुष बन जाएगा। इसी तरह से अगर मध्यम पुरुष को देखें कि मध्यम पुरुष क्या होता है, कि मध्यम पुरुष में क्या होता है, तो ये इसे श्रोता कहते हैं, क्या कह सकते हैं आप, श्रोता कह सकते हैं, सुनने वाला, है ना, श्रोता भी क्या हो जाएगा, सुनने वाला, या फिर क्या हो जाएगा, देखने वाला, देखने वाला। और अन्य पुरुष का मतलब क्या हो गया, ये दोनों जिसके बारे में वार्तालाप कर रहे थे, है ना, जिसके बारे में वार्तालाप कर रहे थे, जिसके बारे में वार्तालाप कर रहे थे, वो क्या हो जाएगा दोस्तों, तो अन्य पुरुष हो जाएगा। और अन्य पुरुष में अगर हम देखें तो क्या हो जाएगा, यह और वह, कौन से सर्वनाम प्रयोग होते हैं, तो यह और वह काय में प्रयोग होता है, तो अन्य पुरुष में प्रयोग होता है। तो उत्तम पुरुष में अगर हम आपसे कहें क्या प्रयोग होता है, तो आप कह सकते हैं मैं और हम, मैं और हम, मैं और हम हो जाएगा। और मध्यम पुरुष में क्या हो जाएगा, तुम और आप, तुम और आप हो जाएगा। यानी कि ये मैंने आपके सामने जो रखा है वो है पुरुषवाचक। पुरुषवाचक सर्वनाम व्यक्तियों के लिए प्रयोग होता है। पुरुषवाचक को 3 तरह से बांटकर अध्ययन किया जाता है, या वक्ता के आधार पे, है ना, ये बोलने के आधार पे। पहला होता है उत्तम पुरुष, दूसरा होता है मध्यम पुरुष, तीसरा होता है अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष वो होता है जो वक्ता होता है, अर्थात जो बोलने वाला होता है, लिखने वाला होता है, वो होता है वक्ता, उसे बोलते हैं उत्तम पुरुष। और जिससे बात कर रहा होता है वो होता है मध्यम पुरुष, तो वो हो जाता है तुम और आप। और जिसके बारे में बातें कर रहा होता है वो क्या हो जाता है, तो अन्य पुरुष हो जाता है। तो ये मैंने स्पष्ट कर दिया पुरुषवाचक सर्वनाम आपके सामने कि पुरुषवाचक कैसे बन सकता है। अगर मैं एक आध वाक्य लिखना चाहूँ तो आप आसानी से कह सकते हैं, मैं फोन पर बात करूँगा, मैं फोन पर बात करूँगा, बात करूँगा, ये वाक्य लिखा। तो यहाँ पे मैं क्या हो गई, उत्तम पुरुष बन गया। क्या बन गए, उत्तम पुरुष। अगर इसी तरह से मध्यम पुरुष का एक उदाहरण आपको हम दे दें कि तुम समझदार, वाक्य मैंने क्या कह दिया, तुम समझदार हो, तुम समझदार हो, ये मैंने लिख दिया। तो तुम क्या बन गया, मध्यम पुरुष बन गया। अन्य पुरुष में अगर हम कहना चाहें आपसे कि अन्य पुरुष का उदाहरण क्या हो सकता है, तो आप ये कह सकते हैं कि वह गा रही, मान लो मैंने कह दिया वह गा रही है, वह गा रही है, तो ये क्या बन गया दोस्तों, वह गा रही है। इशारा कर रहे हैं किसी तीसरी ओर, है ना, तो अन्य पुरुष हो गया। तो ये मैंने आपको स्पष्ट कर दिया कि उत्तम क्या है, मध्यम क्या है और अन्य क्या है। यानी कि पुरुषवाचक कितने प्रकार के होते हैं, तो कितने होते हैं दोस्तों, तो कितने होते हैं, 3 इनके भेद होते हैं। तो ये हो गया आपके सामने पुरुषवाचक सर्वनाम। अब हम बात करते हैं निश्चयवाचक की, है ना। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। देखिए पुरुषवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम। तो पुरुषवाचक सर्वनाम पढ़ लिया। निश्चयवाचक की बात कर लेते हैं यहाँ पे। तो निश्चयवाचक क्या हो जाएगा, निश्चयवाचक का तात्पर्य है कि जिस सर्वनाम से निश्चित भाव प्रकट हो, जिस सर्वनाम से निश्चित भाव प्रकट हो वो क्या बन जाएगा, हमारा निश्चयवाचक सर्वनाम बन जाएगा। वो कैसे होगा, तो आपको देखना है कि जो निश्चित भाव निकल रहा है वो क्या होगा, निश्चयवाचक सर्वनाम बन जाएगा। जैसे या आप ये कह सकते हैं कि जो निश्चितता का बोध कराए वो क्या हो जाएगा, निश्चयवाचक सर्वनाम बन जाएगा। जैसे मैं एक वाक्य लिख दूं कि भाई मतीराम चौक यही है, ये वाक्य लिखा है, भाई मतीराम चौक यही है। तो इससे निश्चित है, इस वाक्य में भाई मतीराम चौक यही है, तो
तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं कि यही एक शब्द आ गया, क्या यही, या यही की जगह पे अगर आपने डायरेक्टली यह लिख लिया कि भाई मतीराम चौक यह है, तो अब ये यह क्या है, निश्चितता का भाव, निश्चितता का बोध करा रहा है, इसलिए क्या बन जाएगा, तो क्या बन जाएगा, निश्चयवाचक सर्वनाम बन जाएगा। क्या बन जाएगा, तो निश्चयवाचक सर्वनाम बन जाएगा, क्योंकि यह ने ये स्पष्ट कर दिया कि मतीराम चौक यही है, इसलिए इसमें निश्चितता का भाव है, तो क्या बन गया, निश्चयवाचक सर्वनाम बन गया। अगर हम आपसे और एक वाक्य लिखकर समझाना चाहें, आपको स्पष्ट करना चाहें, तो आप ये कह सकते हैं कि सब्जियां उसमें पड़ी हैं। मान लो वाक्य मैंने लिख दिया, सब्जियां है ना, या आपसे अगर और साधारण लिखना चाहें तो आप ये कह सकते हैं सब्जी थैले में रखी है, थैले, सब्जी थैले में। इस वाक्य को जरा ये कह रहे हैं कि सब्जियां की बजाय मैंने एक वाक्य साधारण सा आपके सामने रख रहे हैं कि भाई मतीराम चौक, ये एक मैंने स्पष्ट कर दिया। अगर मैं और साधारण आपको समझाने के लिए यूज कर लें तो ये कह सकते हैं कि सब्जियां, फिर उसी को ले लेते हैं उदाहरण को, सब्जियां उसमें पड़ी हुई है ना, सब्जियां उसमें पड़ी, ये लिख देते हैं, उसमें सर्वनाम प्रयोग कर लेते हैं, सब्जियां उसमें पड़ी हैं। तो अब ये शब्द क्या होगा, उसमें, यानी कि निश्चित है, जहां भी पड़ी है वो निश्चित स्थान है, चाहे झोला हो इसकी जगह पे, चाहे थैला हो, तो आप ये इसमें क्या देख रहे हैं, एक निश्चितता का भाव है, यानी कि भाई मतीराम चौक यही है, यहाँ भी निश्चित भाव था, सब्जियां उसमें पड़ी है, यहाँ भी निश्चित भाव है, यानी कि निश्चयवाचक में भी यह और वह का प्रयोग किया जाता है। किसका, यह और वह का प्रयोग किया जाता है, लेकिन ये किस रूप में किया जाता है, तो ये निश्चितता के भाव के लिए किया जाता है, अर्थात निश्चित होने के बोध होने पर ही इसका प्रयोग किया जाता है। ये स्पष्ट हो गया किसमें, निश्चयवाचक सर्वनाम में। अब क्या है अनिश्चयवाचक, तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम का मतलब क्या हो जाएगा, अनिश्चय से तात्पर्य है जो निश्चित न हो, यानी कि जब कोई सर्वनाम प्रयोग हो और उसमें निश्चित भाव ना निकले, अनिश्चय या निश्चितता का भाव ना निकले, है ना, निश्चित का भाव ना निकले, ना स्पष्ट हो, वो किसी व्यक्ति के लिए भी हो सकता है, वस्तु के लिए भी हो सकता है ना, तो वो क्या हो जाएगा, अनिश्चयवाचक हो जाएगा। जैसे अगर यहाँ पे वाक्य रखना चाहें तो आप ये कह सकते हैं कि दूध में कुछ गिर गया, है ना, वाक्य क्या है, दूध में कुछ गिर गया। और अगला वाक्य अगर हम आपके सामने लिख दें, एक तो मैंने लिख दिया दूध में कुछ गिर गया, किसी ने पत्थर मार दिया, किसी ने पत्थर मार दिया। अगर और हम आपसे कहना चाहें क्या बन जाएगा, बच्चा कुछ निकल गया, एक वाक्य मैंने और लिख दिया, बच्चा कुछ निकल गया, ये तीन वाक्य मैंने लिख दिए। तो दूध में कुछ गिर गया, मुझे नहीं पता क्या गिर गया, तो ये कुछ सर्वनाम है, तो इसलिए काय का भाव हो गया, अनिश्चितता का भाव हो गया। किसी ने पत्थर मार दिया, ये मुझे नहीं मालूम किसने मार दिया, तो ये क्या हो गया, अनिश्चय। बच्चा कुछ निकल गया, क्या निकल गया नहीं पता है, तो ये शब्द क्या हो गया, कुछ, किसी ने कुछ, ये क्या हो गया, अनिश्चितता का भाव दिखा रहे हैं, अर्थात निश्चित का भाव नहीं है, इसलिए क्या हो जाएगा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। यहाँ से भी बहुत प्रश्न बनते हैं आपके, है ना, निश्चयवाचक से, ये आपको क्या रखना है, याद रखना है। तो ये हो गया निश्चयवाचक सर्वनाम। अब हम बात करते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम की, प्रश्नवाचक क्या होता है, तो जिस सर्वनाम का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए हो, प्रश्न पूछने का भाव है ना, प्रश्न पूछने का भाव हो, वो जिन भी सर्वनामों का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता हो, वो सब के सब क्या हो जाएंगे, तो प्रश्नवाचक हो जाएंगे। जैसे अगर वाक्य हम आपके सामने लिख दें कि कपड़े कौन धो रहा है ना, कपड़े कौन धो रहा है, कपड़े कौन धो रहा है, कौन धो रहा है, कपड़े कौन धो रहा है, तो कौन क्या हो गया, हमारा प्रश्न पूछने का भाव है, इसे स्पष्ट इस सर्वनाम से, इसलिए कैसा हो गया, तो प्रश्नवाचक हो गया। और लास्ट में क्या आएगा, तो प्रश्नवाचक चिन्ह आएगा, है ना। जैसे मैं एक दूसरा वाक्य यहाँ पर लिख दूं कि कूड़ा किसने फेंका था, कूड़ा किसने फेंका था, कूड़ा किसने फेंका था,
फेंका था। यहाँ पर क्या हो जाएगा, कूड़ा किसने फेंका था, किसने, प्रश्न पूछने का भाव है, इसलिए कैसा हो गया, प्रश्नवाचक हो गया। तो प्रश्नवाचक सर्वनाम बहुत ही सरल होते हैं, इनके पीछे क्वेश्चन मार्क लगा होगा और इसमें प्रश्न पूछने का बोध होगा, और किन शब्दों से होगा, तो सर्वनाम शब्दों से होगा, इसलिए इसे क्या कहते हैं, तो प्रश्नवाचक शब्द या प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। अब अगला है निजवाचक, है ना, निजवाचक। देखिए निजवाचक सर्वनाम क्या होते हैं, तो अगर हम निजवाचक में आपसे स्पष्ट करना चाहें कि निजवाचक सर्वनाम क्या होता है, तो निज माने होता है अपना, अर्थात जिसमें निजत्व का भाव हो, अपनेपन का भाव हो, अपनेपन का भाव हो, अपने लिए प्रयोग हो रहा हो, अपने लिए प्रयोग हो रहा हो, वो सब का सब क्या होता है, तो निजवाचक सर्वनाम कहलाता है। यानी कि जब कोई सर्वनाम स्वयं के लिए प्रयोग किया जा रहा हो तो क्या हो जाएगा, जिसमें निजत्व का भाव स्पष्ट हो रहा हो, निजवाचक सर्वनाम कहलाएगा। निजवाचक में अगर वाक्य हम आपसे कहना चाहें कि क्या बन जाएगा, तो जैसे मैं स्वयं सामान उठा लूँगा, मैं स्वयं सामान उठा लूँगा, ये मैंने एक वाक्य लिख दिया। अगर एक और मैं वाक्य आपके सामने लिखना चाहूँ तो आप ये कह सकते थे कि जिसे कि मैं अपने आप पहुँच गया, मैं अपने आप पहुँच गया, ये मैंने एक वाक्य लिख दिया। तो मैं स्वयं सामान उठा लूँगा, यानी कि स्वयं है, यहाँ पे जो करता वो अपने आप से अपने लिए काम कर रहा है, स्पष्ट क्या है, मैं अपने आप पहुंच गया। इन दोनों में जो सर्वनाम प्रयोग हुआ है वो इस बात को स्पष्ट कर रहे हैं कि वो क्या है, अपने लिए प्रयोग हुआ है, अपने को प्रदर्शन कर रहे हैं, इसलिए क्या हो जाएगा, तो निजवाचक बन जाएगा। यहाँ से जो प्रश्न आएंगे वो क्या कर लेंगे, आप आसानी पूर्वक कर लेंगे। अगला होता है संबंधवाचक, है ना, संबंधवाचक। यहाँ से प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण बन जाते हैं। देखिए संबंधवाचक सर्वनाम, तो संबंधवाचक सर्वनाम को अगर हम देखें, है ना, संबंधवाचक सर्वनाम को देखें तो क्या कह सकते हैं, संबंध का मतलब ही होता है जुड़ना, है ना, अर्थात ये कह सकते हैं कि उपवाक्यों को जो जोड़ता हो, जो सर्वनाम उपवाक्यों को जोड़े उसे क्या कहेंगे, तो संबंधवाचक सर्वनाम कहेंगे। यहाँ पे छोटे छोटे जो वाक्य होते हैं उनको आपस में जोड़ते हैं, जैसा कहा था वैसा कर दिखाया, वाक्य मैंने लिख दिया, जैसा कहा था वैसा कर दिखाया, वैसा कर दिखाया, जैसा कहा था वैसा कर दिखाया। तो जैसा कहा था वैसा कर दिखाया, ये क्या हो गया हमारा, जैसा कहा था वैसा कर दिखाया, ये हमारा क्या बन गया दोस्तों, वाक्य बन गया। तो जैसा कहा था वैसा कर दिखाया संबंध है ना, जैसा और वैसा में काय में संबंध है, जैसा और वैसा में दोनों सर्वनाम है, दोनों को आप आपस में जुड़ रहे हैं शब्दों के द्वारा, तो ये हो गया संबंधवाचक। इसी तरह से जिसे आना था उसने मना कर दिया, एक वाक्य लिख दें, जिसे आना था उसने मना कर दिया, उसने मना कर दिया, जिसे आना था उसने मना कर दिया। तो जिसे आना था उसने क्या कर दिया, मना कर दिया, जिसे और उसने में क्या है, संबंध है, इन दोनों वाक्यों को आपस में जोड़ दिया, जिसे आना था उसने मना कर दिया, तो इसलिए क्या बन गए, संबंधवाचक बन गए। अगर मैं और एक वाक्य आपके सामने स्पष्ट करना चाहूँ तो ऐसा लिखा जा सकता है कि जैसा बोया वैसा काटा। अगर ये वाक्य आ जाए, जैसा बोया वैसा काटा, जैसा बोया वैसा काटा, वैसा काटा, जैसा और वैसा में क्या हो गया, संबंध हो गया। तो ये भी बहुत सरल है, आसानी से कर सकते हैं कि एक संबंध दूसरे से जुड़ रहा हो, या एक वाक्य दूसरे से जुड़ रहा हो, एक वाक्य उपवाक्य दूसरे से जुड़ रहा हो, और जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग हो क्या हो जाएंगे, तो संबंधवाचक कहलाएंगे। ये हमारे क्या बन गए, सर्वनाम। ये मैंने आपको सर्वनाम स्पष्ट कर दिया। अब एक इसमें छोटा सा नोट आता है ना, उसको देख लीजिए आप लोग। एक नोट क्या है, देखिए नोट ये है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि तीन सर्वनाम क्या होते हैं, मिलकर सार्वनामिक विशेषण बनाते हैं। कैसे सार्वनामिक विशेषण बनेगा, आप ये कह सकते हैं, अगर कोई संज्ञा है और संज्ञा के पूर्व है ना, ये संज्ञा है और इस संज्ञा से पूर्व का मतलब पहले है ना, क्या जुड़ जाए, सर्वनाम लग जाए,
यानी कि सर्वनाम के जस्ट बाद या तो संज्ञा हो या संज्ञा से पहले कोई सर्वनाम लग जाता है तो इसे क्या कहते हैं, इसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं, सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, तो इसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। यानी कि किसी संज्ञा से पूर्व अगर कोई सर्वनाम लग जाता है तो इसे क्या कहते हैं, सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। और जो ये सार्वनामिक विशेषण होता है वो तीन तरह के सर्वनामों से बनता है। पहला बनता है निश्चयवाचक से, निश्चयवाचक से। दूसरा बनता है अनिश्चयवाचक से, अनिश्चयवाचक सर्वनाम से। और जो तीसरा होता है वो बनता है प्रश्नवाचक से। काहे से बनता है, तो प्रश्नवाचक से बनता है। यानी कि संज्ञा के पूर्व सर्वनाम आ जाए तो उसे सार्वनामिक विशेषण कहेंगे। उसे क्या कहेंगे, सार्वनामिक विशेषण कहेंगे। क्यों कहेंगे, क्योंकि ये सर्वनाम संज्ञा की क्या बतलाता है, तो विशेषता बतलाता है। क्या बतलाता है, तो विशेषता बतलाता है। इसलिए सर्वनाम को सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। और ये तीन तरह से मिलकर बनता है, निश्चयवाचक सर्वनाम से, अनिश्चयवाचक सर्वनाम से और प्रश्नवाचक सर्वनाम से मिलकर बना होता है। जैसे मैं अगर वाक्य स्पष्ट करना चाहूँ तो आप ये कह सकते हैं कि मैं यह पुस्तक लेना चाहता हूँ। मैं यह पुस्तक लेना चाहता हूँ। मैं यह पुस्तक लेना चाहता हूँ, लेना चाहता हूँ, ये वाक्य मैंने ले दिया। तो यहाँ पे निश्चित का भाव है, यह पुस्तक लेना चाहता हूँ। क्या बन गया, निश्चयवाचक से। पुस्तक है, पुस्तक के पहले क्या आ गया, सर्वनाम आ गया। ये संज्ञा क्या है, संज्ञा है पुस्तक, इसके पहले सर्वनाम आ गया, निश्चितता का भाव था तो निश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण बन गया। इसी तरह से अगर अनिश्चयवाचक में हम देखें कि क्या हो जाएगा, कोई लड़का आया है, वाक्य मैंने लिख दिया कोई लड़का आया है, कोई लड़का आया है। तो अनिश्चितता है, कौन आया है नहीं पता है, तो कोई लड़का आया है, लड़के से पहले क्या है, सर्वनाम है, इसलिए क्या बन गया, निश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण बन गया। प्रश्नवाचक अगर आपसे कहीं स्पष्ट करना चाहें कि प्रश्नवाचक कैसे होगा, तो कौन लड़की रो रही है, वाक्य मैंने लिख दिया कौन लड़की रो रही है, कौन लड़की रो रही है, रो रही है, ये वाक्य। तो लड़की से पहले कौन, प्रश्न पूछने का भाव है, लेकिन लड़की से पहले कौन आ गया, संज्ञा से पहले आ गया, इसलिए क्या बन गया, तो ये क्या बन गया, प्रश्नवाचक सार्वनामिक विशेषण बन गया। तो ये आपको हम जब विशेषण पढ़ाएंगे तो फिर लिंक करेंगे और यहाँ पे फिर स्पष्ट करेंगे। लेकिन आपको ये समझना होगा कि यदि किसी संज्ञा से पूर्व कोई सर्वनाम आ जाता है और वो सर्वनाम क्या करता है, वो संज्ञा की विशेषता बतलाता है, तो उसे क्या कहते हैं, तो सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। सार्वनामिक विशेषण निश्चयवाचक, निश्चयवाचक और प्रश्नवाचक तीन सर्वनामों से मिलकर बने होते हैं, इसीलिए इसे निश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण, इसे अनिश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण, इसे प्रश्नवाचक सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। ये मैंने आपके साथ क्या कर दिया, एक नोट था उसको मैंने स्पष्ट कर दिया है ना। अब जो प्रश्न बनने वाले थे वो सर्वनाम से यहीं से बन जाते हैं, मैंने आपके सामने स्पष्ट कर दिया। अब जब अगली कक्षा होगी वो हमारी विशेषण की होगी दोस्तों। आज मैं यहीं तक रखता हूँ। जय हिंद।